हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज से हम 10th क्लास के मैथ को पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली आगे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आपको जो 10th क्लास की मैथ है वो मनोहर रे की बुक से पढ़ाया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो 10th क्लास का मैथ का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। तो सबसे पहले हम चैप्टर को पढ़ाने से पहले हम पहले कुछ संख्याओं के बारे में आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद हम चैप्टर को शुरू करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? गिनती वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिटिव। प्राकृतिक संख्याओं को कैपिटल एन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि गिनती की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर है पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? इनको कहते हैं होल नंबर। तो यहाँ पर है, यदि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि शून्य और मिला दिया जाए तो हमें पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर प्राकृतिक संख्याएं कहाँ शुरू होती हैं? 1 से। तो यदि हम 0 को और बढ़ा दें, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन्फिनिटिव, तो इसको क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को W द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर है आगे पूर्णांक, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। तो इसका परिभाषा है, यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक अंक को और मिला दिया जाए तो हमें पूर्णांकों का समूह प्राप्त होता है। तो जैसे कि यहाँ पर जैसे कि पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है? 0 से। तो यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के निगेटिव अंकों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? वो पूर्णांक हो जाएगा। और पूर्णांकों को हम कैपिटल Z द्वारा निरूपित करते हैं। आगे है यहाँ पर पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो शून्य से बड़े पूर्णांक क्या कहलाते हैं? धनात्मक पूर्णांक। और शून्य से छोटे क्या कहलाते हैं? पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक। तो जैसे देखते हैं यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर लिखा गया है इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या है? जो नेगेटिव वाला है उसको कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक, और जो 1 से लेकर पॉजिटिव में है उसको कहेंगे धनात्मक पूर्णांक। और शून्य क्या है? शून्य न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर है परिमेय संख्याएं, इसको इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर्स, जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं तथा Q नॉट इक्वल 0, यानी कि Q शून्य के बराबर नहीं हो, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 5, 7, 3/4, 7/5, 8/9, 22/7 इत्यादि, ये सभी क्या है? परिमेय संख्याएं। तो हम कह सकते हैं कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं। यानी जैसे कि यदि हम यहाँ पर 2 लिखें तो 2 परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 2/1 लिख सकते हैं। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर है अपरिमेय संख्याएं। तो इसका इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर है परिभाषा, जो संख्याएं P/Q के रूप में न लिखी जा सके उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे पाई, जो कि एक प्रतीक है, √2, √3, -√2, -√3, -√5 इत्यादि क्या है? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर नोट है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 परिमेय संख्या है। आपको ध्यान देना है कि ये जो पाई है, इस चिन्ह है, ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका जो मान होता है वो कितना होता है? 22/7। वो क्या होगा? परिमेय संख्या होता है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम ही है वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्या क्या होती है? रियल नंबर। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2/3 ये क्या है? परिमेय संख्या। -1 ये भी क्या है? परिमेय संख्या। 2/3 ये भी परिमेय संख्या है।
-4/7, ये क्या, ये भी क्या है, परिमेय संख्या। और पाई, √2, √3, -√5, ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यदि हम इसको ग्राफ से समझें तो ये बड़ा वाला जो गोला है इसको मान लेंगे कि वास्तविक संख्या, और इसके अंतर्गत क्या है, सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं, जैसा कि हमने परिभाषा बताया। तो आगे देखते हैं। तो आगे है यहाँ पर सम संख्याएं। सम संख्याओं को कहते हैं इवन नंबर्स। तो यहाँ पर सम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्या कहलाती है। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, आगे भी 12, 14, ये सभी क्या हैं, 2 से कटने वाली संख्या है, तो उनको क्या कहेंगे, सम संख्या। आगे देखते हैं विषम संख्या, ऑड नंबर्स। तो जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं हो पाती उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 और 11, इस तरीके से अनंत तक ये संख्याएं होंगी जो कि विषम संख्याएं होंगी। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर है भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाती है उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 इत्यादि। यानी कि वो संख्या होगी जिसका कम से कम गुणनखंड 3 होगा। जैसे कि वो स्वयं से कटना चाहिए, एक से कटना चाहिए और एक अन्य उसका गुणनखंड भी होना चाहिए। तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं। और यहाँ पर है अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर्स। जो संख्याएं स्वयं एवं एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11 इत्यादि। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिसका गुणनखंड कम से कम 2 हो, यानी कि वह स्वयं से कटनी चाहिए और एक से कटनी चाहिए। तो ये अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम चैप्टर को पढ़ने से पहले हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर 1 से 25 तक आपको वर्ग याद रखना है। तो यहाँ पर हमने 1 से 25 तक लिखा हुआ है, इसको आप वीडियो स्किप करके आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम। तो आगे यहाँ पर जैसा कि चैप्टर में है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो प्रमेयिका क्या होता है, जिसको इंग्लिश में लेम्मा कहते हैं। तो यहाँ पर प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है कि प्रमेयिका सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। तो आगे देखते हैं। यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r। जो 0 है वो r से छोटा है पर r के बराबर, और r जो है वो b से छोटा है। ठीक है, यहाँ a भाज्य है, b भाजक, q भागफल तथा r शेषफल है। अर्थात भाज्य बराबर फार्मूला क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर a जो है वो ग्रेटर देन b है, यानी कि a बड़ा है b से। तो यहाँ पर जो हमने इसको लिखवाया है थ्योरी के फॉर्म में, यही इसी को लिखवाया है जो इतना है ये पूरा। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। आगे देखते हैं। 2 धनात्मक पूर्णांकों मान लीजिए c और d, c बड़ा है d का, HCF ज्ञात करने के लिए तो यहाँ पर आपको 3 चरण बताया जा रहा है। तो आपको इसी चरणों को फॉलो करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर चरण फर्स्ट है, c और d के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके q और r ज्ञात करते हैं। c बराबर क्या होगा, d इंटू क्यू प्लस r, जहाँ 0 जो है वो r से छोटा है या बराबर है और r जो है कि d से छोटा है।
चरण 2, यदि R बराबर 0 है तो D पूर्णांकों C और D का HCF है। HCF का मतलब क्या होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं मसप। यदि R शून्य के बराबर नहीं है तो D और R के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, यानी कि R का मान यदि 0 नहीं आ रहा है तो हम उसी नियम का दोहराव फिर से करेंगे। तो आगे देखते हैं चरण 3 में क्या है। तो यहाँ पर है, इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखना है जब तक शेषफल 0 न प्राप्त हो जाए। इस स्थिति में प्राप्त भाजक ही वांछित HCF है। तो ये था यूक्लिड विभाजन का नियम पूरा। और आगे देखते हैं, उदाहरण देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो अभी नियम को पढ़ा है उसको अप्लाई कैसे करना है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पर एक उदाहरण है, 4052 और 12576 का HCF और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 12576 जो है वो 4052 से बेसी है। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, भाग विधि से इस तरीके से करना है, जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करके दिखाया हुआ है। और हम क्या कर रहे हैं कि 576 में 4052 का भाग दे रहे हैं, तो क्या जा रहा है 3 बार, और शेषफल कितना बना है 420, यानी कि जो शेषफल है हमारा वो 0 नहीं आ रहा है। जैसा कि हमने नियम में बताया है कि आपको जब तक इसको सॉल्व करना है, जब तक कि हमारा जो R का मान है वो 0 ना आ जाए, तब तक हम इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। और ये जो सॉल्व करने की प्रक्रिया है इसी को हमें चरण के रूप में, यानी स्टेप बाय स्टेप इसको लिखना है। यही हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम है। तो यहाँ पर हमने जब क्वेश्चन को इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हल किया और इसको स्टेप बाय स्टेप इसको लिख लिया, तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो R बराबर 0 आ गया, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है पूरा सॉल्व हो चुका है। तो हम यहाँ कह सकते हैं यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया, इसलिए प्रक्रिया यहाँ समाप्त हो जाती है। चूँकि इस स्थिति में भाजक 4 है, इसलिए 4052 और 12576 का HCF 4 है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में यही इंट्रोडक्शन इतना था, और हम कल से चैप्टर को शुरू करेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।